जब मैंने जनरल कियानी की एक्सटेंशन चैलेंज की, जिसके नतीजे में उन्होंने मेरी गाड़ी जलवा दी, और अगर वो एक्सटेंशन न लेते तो 2 मई वाला वाकया भी ना होता, उसामा बिन लादेन वाला और जीक्यू पे हमला। वो उसके बाद हुआ, एक्सटेंशन के बाद, कि जनरल कियानी साहब जो थे और जनरल पेशवा, इन दोनों पे फिर इन दोनों को पार्लियामेंट तलब किया गया कि आप अच्छा। बताएं किस तरीके से अमेरिकन केम इन 2 हेलीकॉप्टरों पर आए और वो एक ऑपरेशन करके चले गए, हमें पता ही न चला। जबकि सदर ममलकत ने भी मुबारकबाद दी, वजीर आजम थे हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने भी अमेरिका को मुबारकबाद दी कि आपका मिशन कामयाब रहा। बाद में उन्हें लोगों ने कहा कि यार क्या मिशन है, उन्होंने दे हैव अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, दे हैव वायलेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी बाउंड्री करके बाद में ऑपरेशन करके चले गए और आपको पता ही नहीं चल सका कैसे ऑपरेशन हो गया, आपके किधर चला गया रडार सिस्टम, वेयर वाज योर सिक्योरिटी। और अगला लतीफा भी सुनिए, उसामा बिन लादेन के ये जो ऑपरेशन था एबटाबाद का, इसके फैक्ट फाइंड आउट करें। इसमें उन्होंने तमाम को समन किया, जनरल पाशा को भी समन किया, एयर चीफ को भी समन किया, जनरल कियानी सब पेश ही नहीं हुए। अच्छा। और जनरल कियानी ने उस वक्त के एयर चीफ को भी कहा जी आप भी न जाएं, जा बयां। उसने कहा नहीं यार मैं जाऊंगा और मैं जवाब दूंगा कि हम क्यों, हमारे रेडार उस रात आइडेंटिफाई क्यों ना कर सके इनके इंट्रूशन को। लेकिन आप देखें कि मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा हादसा हो गया, अमेरिकन आए और तो कुछ भी फिर इसका मतलब है कर सकते हैं, हमारी वेयर सिक्योरिटी हैज गॉन। और दी मेन रिस्पांसिबिलिटी तो आर्मी चीफ की थी। अयूब खान के 2 बेटे थे, वो अपनी जिंदगी में उन्होंने उनको फौज से रिटायर करा दिया, चलो बेटा कारोबार करो, कारोबार में जिंदगी है और कारोबार में सब कुछ है। वो रातों रात गंदारा इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए, जिसके अंदर ये कम अज कम मैं समझता हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द आर्मी चीफ, इसका जी ट्रायल ना करें, सिपाही मास्टर है, इसके पास बड़े राज होंगे, लोगों के खिलाफ भी फाइलें वहां पड़ी होती हैं, आपके खिलाफ भी कोई फाइल चला देगा, उन्होंने कहा परवाह न करें। हमने, क्योंकि ये मीडिया में बात आ चुकी है, चीफ जस्टिस ने हमें मार कर दी है, हम दयानादाराना तौर पे इंक्वायरी कराएंगे, इसको पूरा राइट देंगे अपना वकील करने की, इसका ट्रायल करेंगे और सेट करेंगे, चाहे कोई फौज में डीजीआईएसआई क्यों ना हो, अगर वो कानून वायलेट करेगा तो उसका मुआवजा होगा, उसका भी एहतसाब होगा। मैं समझता हूँ इट इज अ स्टेप टुवर्ड द रूल ऑफ लॉ। अल्लाह करे बाकी भी इस तरह के जो मुजरम है तुम्हारे मुख्तलिफ महकमों में बैठे, फैज हमीद एक बंदे का नाम नहीं है, एक माइंड सेट है। आप अपने हर महकमे में नजर दौड़ाएं, हर जगह कोई ना कोई फैज हमीद आपको बैठा हुआ जो ये लोगों के साथ कर रहा है, अवाम के साथ। मेरा एक सवाल यह है कि खान साहब के दौर में 29 सिविलियंस का ट्रायल हुआ और उनमें से 29 में से 3 को सजाए मौत दी गई, और जिनको सजाए मौत दी गई उनको वकील भी करने की इजाजत नहीं दी गई। खान साहब की पार्टी जवाब दे कि किस कानून के तहत इनके दौर में कि सिविलियन को अगवा कर लिया गया और अगवा कर उसका ट्रायल किया जा रहा है। खान साहब ने कभी जवाब देने गवारा ही नहीं किया। आज अगर खान साहब का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होता है तो मेरे नजदीक ये मकाफात अमल होगा, जो वो किया उन्होंने जिंदगी में वो भरेंगे। ये कानून फितरत है, आप जो करते हैं वही आपके साथ पेश आता है। कि आपने जिस तरह बताया कि जो जनरल बाजवा है उन्होंने प्रमोट किया फैज हमीद को, किसी भी वजह से, कोई उनकी अपनी भी कोई चीजें होंगी, उन्होंने प्रमोट कर दिया। सर अब सारा कुछ फैज हमीद पे तो चार्जशीट भी हो रही है, कोर्ट मार्शल की तरफ बात जा रही है, कोर्ट मार्शल की तरफ भी बात जा रही है, लेकिन जनरल बाजवा के साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा, उसको क्यों नहीं कटहरे में लाया जा रहा, उसके खिलाफ क्यों नहीं चार्जशीट आ रही? सर वो भी तो है ना इसमें शामिल। देखिए मैं उसकी वजह बताता हूँ। पहली बात है, जब ये ट्रायल चलेगा तो बेशुमार चीजें सामने आएंगी, बेशुमार चीजें बाहर आ जाएंगी, पता भी चलेगा, उसमें हो सकता है वो भी किसी नेट में आ जाए। लेकिन इसमें 2 चीजें और भी बड़ी अहम है। पहली बात है कि मियां साहब ने भी बाहर से बैठ के बयान दिया कि मेरे खिलाफ बाजवा ने और फैज हमीद ने साजिश की। आपको याद होगा गुजरांवाला में उन्होंने खिताब फरमाया था। बिल्कुल। अब तो चाहिए था ना, अब मियां साहब के बिरादर सगीर की हुकूमत है, अब वो कहते हैं कि जनाब इसकी इंक्वायरी कराएं, मुझे क्यों निकाला। आप, ये बड़ा आसान है कह देना मुझे क्यों निकाला, अब वो टाइम आ गया ना जी, मुझे क्यों, आप दरखास्त दें कि मेरे खिलाफ क्यों साजिश की गई, मुझे क्यों निकाला गया, इंक्वायरी हो और उसके खिलाफ का जो भी जिम्मेदार हो उसको कटहरे में लाएं। इसी तरह खान साहब भी यही कहते हैं ना, खान साहब कहते हैं कि बाजवा मीर जाफर और मीर सादक फार्मी। मैंने खान साहब को पैगाम दिया और वो आम ज़बानी पैगाम नहीं दिया, मुझे खान साहब की एक बड़े जानने वाले करीबी, जो खान साहब के बड़े करीबी हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी खान आप क्या मशवरा देते हैं खान साहब को। मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू दूंगा इस पे, और वो इंटरव्यू विल बी फॉर खान साहब। siyaasat.com के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिसमें मैंने कहा खान साहब की गवर्नमेंट चल निकली थी, बाजवा साहब कहते हैं हमने इसको चेंज कर दिया, हमने कहा जी इसको हटा दें, और हमने मैसेज दिया और रातों रात वो बाप पार्टी और सारी पार्टियां जो उन्हें इकट्ठी करके दी थी डिसअपीयर। पहले तो खान साहब को इनकी बैसाखियों पे आने की जरूरत ही नहीं थी, खुद से आते, इलेक्टेबल्स को टिकट न देते, वो आ जाते पार्लियामेंट में। अब आ ही गए थे, उनको निकाला गया। मैं कहा नाउ ही शुड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट जनरल बाजवा, वो लिखें कि मेरे खिलाफ बाजवा ने साजिश की है।
एक कंप्लेंट फाइल करें प्रॉपर फोरम पर, हम उसको कंटेस्ट करेंगे, हम खड़े होंगे इस पे, हम इसको कंटेस्ट करेंगे। लिखें तो सही ना मेरे साथ ये हुआ, ये पूछे उनसे। उन्होंने एक खत बना के छोटा सा लिख दिया सदर आरिफ अलवी साहब को। आरिफ अलवी साहब पता नहीं वो खत उसी तरह जैसे आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का किया वो भी दफ्तर में छोड़ के चले गए, कुछ ना किया उन्होंने। उनका काम था ना FIA को भेज देते, डिफेंस सेक्रेटरी को ही भेज देते, कम से कम वो प्रोसेस तो करते ना कि मुझे मिल गया है, कह भी देते। आफ्टर ऑल ही वाज अ प्रेसिडेंट, ही बिकेम प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द खान साहब। खान साहब की सिलेक्शन थी। खान साहब कहते हैं जी मुझे बड़ी सिलेक्शन आती है, मैंने बेहतरीन काबीना बनाई। ओ भाई आपने कौन सी काबीना बनाई? मुशर्रफ की काबीना सारी आप लेकर आ गए। आप सदर तो कोई ऐसा काम का बनाते जो आपके पीछे खड़ा होता, जो कहता चलें जी आपकी कंप्लेंट आई है, मैं फलां महकमे को लिख रहा हूँ, इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। जो सुप्रीम कोर्ट की वो चीफ जस्टिस को भी भेज सकते थे। देखे ना, वो कहते हैं कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। ये तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टरों की गवर्नमेंट गई ना, मियां साहब की भी गई और इनकी गई, ये तो इनका काम है। हमने तो सारी ठेका नहीं लिया कि इनके लिए हम लड़ते रहे और ये सुलह करते रहे। बिल्कुल आप इनको यही आज भी मैं बताऊं, जी बोले, जी खान साहब ने खुद ही फरमाया, जब मैंने जनरल कियानी की एक्सटेंशन चैलेंज की, जिसके नतीजे में उन्होंने मेरी गाड़ी जलवा दी, बट आई चैलेंज इट। मैंने कहा जी आर्मी एक्ट में ये वर्ड ही नहीं दिया एक्सटेंशन के, इनको एक्सटेंशन कैसे आप दे रहे हैं? और अगर वो एक्सटेंशन न लेते तो 2 मई वाला वाकया भी ना होता, उसामा बिन लादेन वाला और GHQ पे हमला, वो उसके बाद हुआ, एक्सटेंशन के बाद। और उस वक्त खान साहब ने बड़ी हमारी सपोर्ट की। उन्होंने कहा जी किसी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और अगर हमें मौका मिले हम किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। फिर जब वक्त आया, खान साहब ने फौरन बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, जबकि इनकी काबीना भी तैयार नहीं थी। वो जो पहली समरी उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजी, उसमें इनकी काबीना के लोगों के साइन ही नहीं थे। वो आज भी उस जजमेंट में उसकी समरी का जिक्र है। बिल्कुल। तो अच्छा उन्होंने फिर जनाब वो दे दी। और एक मिनट, और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। और फिर जब उनके मुज़ाकरात किए उनके साथ, तो उनको फिर पैगाम भेजा, जो सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि खुद अपने अल्फाज थे कि अगर हमारे साथ सपोर्ट करें तो हम तायात एक्सटेंशन देने को तैयार हैं। तो भाई इनके लिए कौन केस लड़े? ये तो उनको आज भी अगर इनको पता चले कंसूजी के तहत मैं वापस आ सकता हूं और मैं उनको ओहदा दे दी, उनको भी ओहदा दे देंगे। ये हमारे सियासतदानों ने सोचना है, ये जर्नैलों ने नहीं सोचना। ये सियासतदान आर दी स्टेक होल्डर्स, इनको कौम हवाले करती है। कायदे आज़म ने कहा था हुकूमत तुमने चलानी, अगर इनको हुकूमत ही नहीं चलानी नहीं आती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह साहब, वो जनरल करियापा को पसंद नहीं करते थे, सीनियर मोस्ट कोर कमांडर थे वो, उनको वो चीफ ही नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा। जब जनरल कर्नल अमेरिका जो ब्रिटिश जनरल रिटायर होने लगे, तो उन्होंने बलदेव सिंह साहब ने अपनी अंग्रेजी लड़ाई और 2-3 कोर कमांडरों से राब्ता किया कि अगर हम आपको आर्मी चीफ बना दें। उन्होंने कहा नो, इट इज द राइट ऑफ, ये किसी और का हक है, हम नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और अल्टीमेटली फिर उन्हीं को बनाना, नेहरू को पता चला। नेहरू ने कहा यार ये तुम क्या लोगों को इंटरव्यू करते फिर रहे हो, जस्ट सेंड मी द नेम ऑफ द जनरल्स, जो सीनियर मोस्ट होगा उसको मैं बना दूंगा। और फिर सीनियर मोस्ट उन्होंने बना दिया मसले। और आज तक देखें कितना स्मूथ तरीके से इंडिया का सिस्टम चल रहा है। कभी सुना है आपने? लोगों को आर्मी चीफ का भी नहीं पता होता कि कौन है यार। एक सिस्टम है बाकायदा, सेक्रेटरी डिफेंस और आर्मी चीफ जो आउट गोइंग है वो लिस्ट पेश कर देते हैं कि ये लोग हैं, ये सीनियर हैं जी, ये इनका क्राइटेरिया है। और 1 मिनट में प्राइम मिनिस्टर टिक करते हैं और अगले दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अल्लाह खैर चल। सर यहाँ पे शायद अभी भी वो ब्रिटिश वाला जो राज सिस्टम है शायद वही मजबूत है, जो नई डेमोक्रेसी है वो शायद इतनी इमर्ज नहीं हुई, मतलब लो क्वालिटी की डेमोक्रेसी यहाँ पे इमर्ज हुई है। सर मैं एक क्वेश्चन, आपने एक बात की थी कियानी वाली, ये आप किस तरह इसको मुझे थोड़ा सा इसका बता देंगे? आप कह रहे हैं कि जनरल कियानी को अगर एक्सटेंशन ना मिलती तो ये उसामा बिन लादेन वाला वाकया ना होता। दरअसल बात ये है कि जनरल कियानी साहब जो थे और जनरल पेशवा, इन दोनों पे फिर इन दोनों को पार्लियामेंट तलब किया गया कि आप बताएं किस तरीके से अमेरिकन केम इन, 2 हेलीकॉप्टरों पर आए और वो एक ऑपरेशन करके चले गए, हमें पता ही न चला। जबकि सदर ममलकत ने भी मुबारकबाद दी, वजीर आज़म थे हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी अमेरिका को मुबारकबाद दी कि आपका मिशन कामयाब रहा। बाद में उन्हें लोगों ने कहा कि यार क्या मिशन है, उन्होंने दे हैव अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, दे हैव वायलेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी बाउंड्री करके बाद में वो ऑपरेशन करके चले गए और आपको पता ही नहीं चल सका। कियानी की एक्सटेंशन जुड़ी हुई थी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। कैसे ऑपरेशन हो गया यार, आपके किधर चला गया रडार सिस्टम, वेयर वाज योर सिक्योरिटी? और अगला लतीफा भी सुनिए, इस पर कमीशन बना है जस्टिस जावेद इकबाल साहब का, याद होगा आपको,
बिल्कुल, बिल्कुल। उसामा बिन जी। लादेन के ये जो ऑपरेशन था एबटाबाद का, जी इसके फैक्ट्स फाइंड आउट करें। हुँ, हुँ। इसमें उन्होंने तमाम को समन किया, जनरल पाशा को भी समन किया, एयर चीफ को भी समन किया। हुँ, हुँ। जनरल कियानी को उन्होंने समन न किया और न जनरल कियानी साहब, या किया उन्होंने, जनरल कियानी साहब पेश ही नहीं हुए। अच्छा। और जनरल कियानी ने उस वक्त के एयर चीफ को भी कहा, जी आप ही न जाएं जा बयां। उसने कहा नहीं यार, मैं जाऊंगा और मैं जवाब दूंगा कि हम क्यों, हमारे रेडार उस रात आइडेंटिफाई क्यों ना कर सके इनके इंट्रूशन को। हुँ, हुँ। लेकिन आप देखें कि मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा हादसा हो गया, अमेरिकन आए और तो कुछ भी फिर इसका मतलब है कर सकते हैं, हमारी वेयर सिक्योरिटी हैज गॉन। और दी बिल्कुल। मेन रिस्पांसिबिलिटी तो आर्मी चीफ की थी। जावेद हुँ, हुँ। इकबाल साहब को बंदा पूछे कि फिर आपने कमीशन में क्या कार्रवाई की, आप रिजाइन कर देते उस दिन कि जी मैंने आर्मी चीफ को समन किया, ही जिन कम। हुँ, हुँ। आपने जो बंदा मुल्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है उससे बुला के पूछा ही नहीं है यार। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कमीशन बना लिया 3 मेंबर्स का, उसने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी जिसका आज तक नहीं पता चला उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, कौम ने मुतालबा भी नहीं किया, वेयर इज दैट रिपोर्ट। एक वो बिल्कुल। आदमी जो पहले से डेथ हो चुकी थी, जो भी था, हुँ, कम से हुँ। कम आर्मी चीफ को तो समन किया जाता ना कि आप आए हुँ, जनाब, आप बताएं। लेकिन मैं बिल्कुल, समझता हूँ अगर वो एक्सटेंशन न लेते तो जो भी नया आर्मी चीफ होता वो हैंडल करता चीजें। बिल्कुल। आप कोई वो ये पैसे से मामला जाके होने ही ना देता। होने ही ना देता। हुँ, हुँ। दिस इज द बिल रीजन, हमारे यहाँ असल में रीजन इसी तरह चीजें खराब होती हैं कि हम गलत रास्ते पे जा हुँ। निकलते हैं और गलत ट्रेंड चलते हैं जी। तो आप आप यही कह रहे इंडिया हैं कि में एक्सटेंशन से कोई ना कोई मुफ़ाद जुड़ा होता है और उसका नुकसान मुल्क उठाता है बाद में। उसका नुकसान वो बंदा भी उठाता है जो एक्सटेंशन लेता है। इसका नुकसान अदारे को भी पहुंचता है, इसका नुकसान मुल्क को भी पहुंचता है। आई हैव बिल्कुल। प्लेड माई इनिंग्स, आई मस्ट गो होम, आई शुड से गुड बाय टू एनीथिंग, बट ठीक है जो मैंने जो भी लोग सामने आए, क्योंकि ये बिल्कुल, बिल्कुल। देखे ना, मैंने जैसे अर्ज किया कि जनरल करियापा को वो डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त के नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ही हुँ, वाज अ स्टेट एंड सिंपल सोल्जर, हुँ, ही हुँ। यूज्ड टू डू हिज ओन वर्क। उन्होंने कहा यार ये हमें कभी हमारे पास आता भी नहीं है, वो भी अपना काम करते थे। बिल्कुल लेकिन सर। उसने, नेहरू ने कहा कि फॉरगेट अबाउट दिस इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू किस खुशी में कर रहे हो, जस्ट सेंड मी द नेम्स, और उन्हें सीनियर मोस्ट को सिलेक्ट कर लिया। और हुँ, एक्चुअली हुँ। ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल करियापा। वो फिर हुँ, फौज हुँ। से रिटायर हो गया करियापा। हुँ, और ये हुँ। भी मैं बताऊं कि 30 साल के बाद, आफ्टर 30 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट, हुँ, 63 हुँ। पे वो रिटायर हुए, 3 साल और लगा ले तो उनकी उम्र 93 ईयर थी, जब हुँ, हुँ। इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार हमारी फौज का असल फाउंडर तो ये है, जिस हुँ, शख्स हुँ। ने हमारी फौज की ट्रेडिशंस कायम कर दी, फौज के अंदर हुँ, रूल ऑफ लॉ कायम किया, उसने उनको फील्ड मार्शल बनाया बिल्कुल। आफ्टर 30 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट। और हुँ, हुँ। उनको फिर बुलाया गया तकरीब में कि आप आए जनाब, आपको हमने फील्ड मार्शल के रैंक लगाने। हुँ, उस हुँ। वक्त उनका बेटा जो था, करियापा का बेटा, वाज एयर मार्शल इन द एयर फोर्स। वो अपने बिल्कुल। बेटे के साथ आए और उनके बेटे ने कहा कि हम अब्बू, क्योंकि यू आर वेरी ओल्ड मैन, 93, ये उम्र बड़ी होती है। हुँ, उन्होंने कहा हुँ। आपके लिए बाबा वहां पे चल के जाना मुश्किल होगा, हम अगर व्हील चेयर पे आपको ले जाएं, जाहिर है ऐवान सदर के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ तकरीब होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, फिर हुँ, वहां हुँ। आपके लिए हम चेयर रखेंगे, ताकि वो जब कोई भी आदमी जिसको अवार्ड मिलता है उसके वो पढ़ा जाता है उसके बारे में, उसकी खिदमात क्या क्या है, वो भी हुँ, तीन हुँ। चार मिनट की होती हैं। तो हुँ, आपके लिए शायद मुश्किल हो 3-4 मिनट खड़ा होना। उसने कहा नो, माय हुँ, हुँ। नेशन हैज गिवन मी दिस अवार्ड ऑफ फील्ड मार्शल, तो हुँ, आई हुँ। विल नॉट गो ऑन अ व्हील चेयर, आई डोंट बिल वांट टू से योर जनरल। उन्होंने कहा मैं चल कर जाऊंगा। सेकंड बिल्कुल। उसने कहा कुर्सी उसका नो चेयर, आई विल स्टैंड देयर। मैंने हुँ, हुँ। खड़े होकर ड्यूटी किया, मैं इस उम्र में भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं साबित करूंगा कि मेरी कौम ने, मेरी फौज ने बिल्कुल। और मेरे हुक्मरानों ने मुझे सही मुंतखब, और हुँ, अल्टीमेटली वो ने हुँ, हुँ। तकरीब अटेंड की पूरी खड़े होकर, उनको बिल्कुल सर। फील्ड मार्शल बनाया गया हुँ, और हुँ। वो चलकर वहां से वापस आए। उनका बेटे ने हाथ पकड़ा हुआ था, वो बेटा भी एयर मार्शल था। हुँ। उन्होंने बिल्कुल बता सर। दिया कि मैंने ये जो ओहदा है, ये जो स्टिक है, अपने बेटे के हवाले कर दिया। अब मेरे मकाम, मैं हुँ। तो जा चुका हूँ एज ए फील्ड मार्शल बन के, अब माई सन इज एयर मार्शल। क्या बिल्कुल हमारे सर, किसी बिल्कुल। भी आर्मी चीफ ने जितने गुजर गए, क्या आपको ऐसी ट्रेडिशन कायम की कि वो कहें जी सर अब मैं जा चुका हूँ, अब इस बॉर्डर पे मेरा बेटा खड़ा होगा। अयूब बिल्कुल। खान के नहीं 2 बेटे थे, वो अपनी जिंदगी हुँ, में उन्होंने उनको फौज से रिटायर करा दिया कि चलो बेटा बिल्कुल, कारोबार करो, कारोबार में जिंदगी है और कारोबार में सब कुछ है। वो रातों रात गंदारा इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हमने कोई ऐसी ट्रेडिशन कायम ना कर सके, बड़ी अफसोस की बात है, जबकि इंडियन आर्मी ने, वो प्रोफेशनल हुँ, रहे, उनके प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर भी प्रोफेशनल रहे ना। ये भी हुँ, बड़ी हुँ, बात हुँ। है कि नेहरू ने ये सर नहीं कहा यहाँ कि यहाँ के आर्मी चीफ तो बाहर चले जाते हैं ना सर, यहाँ के आर्मी चीफ के बच्चे हो गए, जो भी हो गए, फैमिली वाले, वो तो बाहर चले जाते हैं। सर मेरा आखिरी आपने क्वेस आपने 1 मिनट, आपने पिछले इंडियन आर्मी चीफ का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उसने कहा कि जनाब
मैं इधर ही एक कॉलोनी में रहता हूँ, एक छोटा सा फ्लैट मुझे मिला बिल्कुल। हुआ है और मैं 5 सारा मरले दिन का घर पार्क था में वो, घूमता शायद हूँ छोटा-सा घर था, 5 मरले का एक और छोटा-सा घर था। कोई नहीं मुझे पूछता कि आप कौन है और आपके पास कोई गार्ड भी है कि नहीं। असल बिल्कुल में सर। कौमें इस तरह डेवलप होती हैं, कौमें हुँ, हुँ। प्रोटोकॉल से डेवलप नहीं होती कि आप प्रोटोकॉल बना लें और साथ हुँ, मेरे 10 बंदे चलें और मैं चलूँ। सबसे बिल्कुल बड़े सर। लीडर हमारे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसके हुँ, बारे हुँ। में चर्चिल ने कहा था कि अगर एक और उमर भी होता, मुसलमानों में हुँ, अगर एक और उमर होता तो आज यूरोप में हमारा नामो हुँ। निशान मिट चुका होता, यहाँ भी मुसलमानों का झंडा लहरा रहा होता। बिल्कुल वो सर, जब बैतुल बिल्कुल। मुक़द्दस में गए, तो हुँ, हुँ। उनके पास एक ही ऊँट था, बारी-बारी सवार होते थे, कभी गुलाम और कभी खुद। और हुँ, जब हुँ। बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे, उस वक़्त गुलाम की बारी थी। ये हुँ, हुँ। हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई अफ़साना नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल उनके सर, प्रीस्ट ने पूछा कि यार इनमें से कौन उमर है? उसने कहा वो जो वन हू इज़ वॉकिंग अहेड ऑफ द कैमल। ये जो बिल्कुल जिसके सर। जिस्म पे 14 पैबंद लगे हुए हैं। हुँ, उसने कहा हुँ। हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स भी तुम पर आएगा, ऐसा आदल होगा कि वो हुँ, अपनी बारी पे पैदल चलेगा, उसका गुलाम सवारी करेगा, उसके कपड़े पे पैबंद लगे होंगे। जब वो आए तो उससे मत लड़ना। उन्हें बिल्कुल। चाबियाँ पेश कर दी। हमने हुँ, हुँ। मक्का भी फतह हुआ बगैर लड़े बिल्कुल और सर, बैतुल मुक़द्दस भी फतह हुआ बगैर खून बहाए। बिल्कुल। उसके सर पीछे ताकत क्या थी? उसके पीछे हमारे हुक्मरानों की ताकत थी ना, कि क्या बिल्कुल सर, करैक्टर था, उस करैक्टर की वजह से फतह हुआ। वसाइल या बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर से आप ताकत नहीं बन सकते। हम उस पे हमारा ज़ोर है कि हुँ, प्रोटोकॉल हुँ। होना चाहिए, 70 गाड़ी आगे होनी चाहिए। खान हुँ, साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बने, हमने सोचा हुँ। प्रोटोकॉल से जान बच जाएगी। इनके साथ भी 45 गाड़ियाँ चलती थी प्रोटोकॉल की। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे ऐसे ही हुक्मरान तो प्रोटोकॉल से जान ना छुड़ा सके, उसका खर्चा आप और हम देते हैं। हमारा पेट्रोल क्यों बिल्कुल। महँगा? इनका पेट्रोल फ्री है, हम हुँ, पेट्रोल पे हुँ। पैसे देते हैं। इनकी बिजली बिल्कुल, फ्री है, हम बिजली पे पैसे देते हैं। ये तो बिल्कुल। हमारी अवाम को सोचना चाहिए और इन हुक्मरानों को गिरेबानों से पकड़ना चाहिए कि भाई आप हमारी तरह ज़िंदगी गुज़ारिए जब हमारे हुक्मरान हैं। ये कैसे हो बिल्कुल, सकता है कि मेरे बच्चों को तो खाने को ही ना मिले और इनके कुत्ते भी मुरब्बे खा रहे हैं और बैरूनी फॉरेन कंट्री से ग़िज़ा मँगा कर खिलाई जा रही है। ये वो बिल्कुल, निज़ाम है जिसके बारे में हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वी हुँ, मस्ट ब्रिंग रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। अगर हम बिल्कुल, इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ नहीं लाएँगे तो बड़ा नुकसान होगा। मैं बिल्कुल। समझता हूँ जो फैज़ हमीद का ट्रायल है, ये हुँ, एक हुँ। स्टेप है टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ। जिसके बिल्कुल। अंदर ये कम से कम मैं समझता हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द आर्मी चीफ कि इसका हुँ, जी हुँ। ट्रायल ना करें, सिपाही मास्टर है, इसके पास बड़े हुँ, राज़ होंगे। हुँ, लोगों हुँ। के खिलाफ भी फाइलें वहाँ पड़ी होती हैं, आपके खिलाफ भी कोई फाइल चला देगा, उन्होंने कहा परवाह ना करें। हमने क्योंकि ये मीडिया में बात आ चुकी है, चीफ जस्टिस ने हमें मार्क कर दी है, हम हुँ, हुँ। दाराना तौर पे इंक्वायरी कराएँगे, इसको पूरा राइट देंगे अपना वकील करने की, इसका ट्रायल करेंगे और सेट हुँ, करेंगे। चाहे हुँ, कोई हुँ। फौज में डीजीआईएसआई क्यों ना हो, हुँ, अगर हुँ। वो कानून वायलेट करेगा तो उसका मुआवज़ा होगा, उसका भी एहतसाब होगा। मैं समझता हूँ, इट हुँ, इज़ अ हुँ। स्टेप टुवर्ड्स द रूल ऑफ लॉ। अल्लाह करे बाकी भी इस तरह के जो मुजरिम हैं, जो हमारे हुँ, हुँ। मुख्तलिफ महकमों में बैठे ये माइंडसेट ये फैज़ हमीद बिल एक बंदे का नाम नहीं है, एक माइंडसेट है। हुँ, आप हुँ। अपने हर महकमे में नज़र दौड़ाएँ, हर जगह कोई न कोई फैज़ हमीद आपको बैठा हुआ है, जो ये लोगों के साथ कर रहा है, अवाम के साथ। जब तक हम इन बिल्कुल, तमाम को आइडेंटिफ़ाई करके ठिकाने नहीं लगाएँगे, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, ये है मसला। इस पे हमें बिल्कुल, मुताहत से करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफ़ाज़त करें, ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका सर जो काम हो वो उसको करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सर बात तो काफ़ी लंबी होगी लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन है, छोटा-सा कमेंट चाहूँगा कि सर इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या सिविलियन में उनका केस चलेगा? क्या देख रहे हैं? छोटा-सा इस पे कमेंट लाज़मी कर दें। देखें जी, असूली तौर पे हम इस बात के कायल हैं कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी को नहीं करना चाहिए। दिस आवर प्रिंसिपल स्टैंड। हुँ, लेकिन हुँ। मेरा एक सवाल ये है कि खान साहब के दौर में 29 सिविलियंस का ट्रायल हुआ और हुँ, उनमें हुँ। से 29 में से 3 को सज़ाए मौत दी गई और हुँ, जिनको हुँ। सज़ाए मौत दी गई, उनको वकील भी करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो हुँ, तो हुँ। शुक्र है कि हमें वक़्त पे पता चला, हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करके सज़ाए मौत पर अमल-दरामद रुकवा दिया। मगर हुँ, हुँ। खान साहब इसका जवाब दें ना, खान हुँ, साहब हुँ। की पार्टी जवाब दे कि किस कानून के तहत इनके दौर हुँ, में हुँ, हुँ। जिसमें हमने जो केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसने हमने फैज़ हमीद डीजीआईएसआई को भी पार्टी बनाया और हुँ, हुँ। जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पार्टी बनाया क्योंकि उनकी सज़ाए मौत कन्फर्म जनरल जावेद बाजवा ने की। और बिल्कुल। उनमें से एक सिविलियन ऐसी भी थी जर्नलिस्ट अदरीस खटक साहब, हुँ, जिनके हुँ। वकील थे लतीफ़ अफरीदी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेज़िडेंट थे। हुँ, उन्होंने हुँ। बारहा खत लिखे खान हुँ, साहब को हुँ। कि खान साहब आपके दौर में ये क्या हो रहा है कि सिविलियन हुँ, हुँ। को अगवा कर लिया गया और अगवा कर हुँ, उसका ट्रायल किया जा रहा है। हुँ, खान हुँ। साहब ने कभी जवाब देने गवारा ही नहीं किया। हुँ, आज हुँ। अगर खान साहब का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होता है, तो हुँ, मेरे हुँ। नज़दीक ये मकाफ़ात अमल होगा। जो वो किया बिल्कुल, उन्होंने ज़िंदगी में वो भरेंगे। ये कानून है, सर फितरत है।
आप जो बिल्कुल करते हैं वही आपके साथ पेश आता है। वो बिल्कुल 29 लोग हैं जो हम्म, हडियाला जेल में, उनकी अक्सरियत हडियाला जेल में खान साहब के साथ पड़ी हुई है। इनको बिल्कुल तो बिल्कुल मटन मटन भी खाने को मिलता है, इनको तो हम्म, एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दिया हुआ है, लोग भी मिलने के लिए आते हैं। लेकिन हम्म, उन 29 लोगों से कौन मिलने आता है? वो अभी बिल्कुल भी कार्सिनेटेड है हडियाला जेल के अंदर। तो ये इंसाफ होना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने दायर किया कि कम से कम उनको तो इंसाफ दें, इनको नोटिस दें, किस कानून के तहत उन्होंने ट्रायल किया उन सर सिविलियंस। कुछ लोग तो कहते हैं कि इमरान खान और फैज हमीद शायद इनको सजाए मौत तक की भी सजा हो सकती है, जिस तरह के कारनामे हैं, इस तरह की बातें भी जेर गर्दिश है। असल में ये खैर कहना, मैं आई एम ए लीगल पर्सन, आई हम्म, कांट कमेंट इन दैट, बिकॉज ये कोर्ट का प्रीरेक्विजिट रहता है। बिल्कुल कोर्ट सर भी अंडर बिल्कुल ओथ होती है, उसके सामने भी शहादतें होती हैं, एविडेंस होती है उसके मुताबिक। हम तो नहीं बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसी, क्योंकि स्पेकुलेशन करना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल अदालत का काम है। जो अदालत के बिल्कुल प्रेसिडेंट होंगे उन्होंने भी हलफ उठाया होगा, अल्लाह को हाजिर हम्म, नादर जान के फैसला करेंगे। उनके हम्म, सामने जब गवाही आ जाएगी तो उनके सामने स्केल ऑफ पनिशमेंट भी होगा कि ये पनिशमेंट होती है। इससे हम्म, पहले एक ब्रिगेडियर राजा थे, उनको भी राजा रिजवान, उनको भी हम्म, सीक्रेट एक्ट के तहत डेथ सजा हुई थी। वो भी अभी हम्म, इस्लाम इधर हडियाला जेल में मौजूद है, उनका भी केस उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ। तो ये बिल्कुल इसी तरह और भी लोग हैं जिनको इस तरह की सजाएं, वो ब्रिगेडियर बड़े मशहूर हैं, वो उनकी सजा, बल्कि प्रेस में तो ये भी खबर आई एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन अभी तक मेरी इतला के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं हुए। वो भी राजा रिजवान अभी भी हडियाला जेल में मौजूद हैं। तो इस हम्म, सीक्रेट एक्ट पे लोगों को डेथ भी मिली है, उम्र बिल्कुल कैद भी मिली है, जैसे मैंने उन 3 सिविलियन का जिक्र किया जिनको डेथ मिली हुई है। तो हम्म, बात यह है कि ये मकाफाते अमल है। हमारे बिल्कुल सर हुक्मरान जो बोएंगे वो ही हम्म, काटेंगे, और चीज बिल्कुल नहीं काट सकते। हम अपनी बिल्कुल पिछली हिस्ट्री देखें, हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। उनका नामो हम्म, निशान मिट गया, उनके खानदानों का नामो निशान मिट गया, बिल्कुल क्योंकि सर ये इक़्तिदार एक मुकद्दस अमानत है हम्म, जिसका आपको जवाब देना होगा। मैं छोटी सी बि- मिसाल दूं, हम्म, हजूर सल्लम के चचा थे हजरत अब्बास, वो आपके हम उम्र भी थे और दोस्त भी थे। जब मक्का हम्म, फतह हो गया तो उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे भी ओहदा दिया जाए। आप हम्म, साहबा को भिजवा रहे थे, किसी को यमन में, किसी को बहरैन में गवर्नर बना के। तो जाहिर हम्म, है करीबी थे, चचा भी थे और अरब के सरदार भी थे और बड़े हम्म, मामला फहम थे। उन्होंने कहा कि नबी मोहतरम मुझे भी ओहदा अता कर दीजिए। हम्म, आपने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी जान पर हाकम बनाता हूं, तुम अपने मामलात को दुरुस्त करो। आपने बिल्कुल सर फरमाया ये जो हाकम बन जाता है उसका बड़ा सख्त मुआखजा होता है, पूछा जाता है। हम्म, आपने अपने दौरे हुकूमत में किसी एक भी अपनी करीबी रिलेटिव को ओहदा नहीं दिया। हजरत हम्म, उमर रजी अल्लाह ताला ने खलीफा बने, उनका हम्म, कबीला उनके पास आया, उन्होंने कहा जी आप अपने कबीले, जब भी आपके पास लिस्ट आती है किसी को जनरल बनाना होता है या गवर्नर, तो जो आपके हम्म, कबीले का नाम होता है आप काट देते हैं। हमारे कबीले हम्म, में कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका कबीला, हमारा कबीला बड़ा जबरदस्त कबीला है, लेकिन हम्म, उस कबीले के लिए थोड़ा एजाज है कि उनका एक बंदा उनका खलीफा बन गया हुआ। तुम क्या चाहते हो, बाकी ओहदे भी इन्हें मिले। उन्होंने कहा जब तक मैं खलीफा हूं मेरे कबीले का कोई आदमी किसी मनसब पे फायज नहीं। ये उन्होंने कायम किया स्टेट, बिल्कुल जिसका नतीजा बिल्कुल है कि आज भी हम उनको कहते हैं। आज भी यूरोप में उनके कवानीन जिनको उमर लाज कहते हैं, आज भी लंदन में और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में उमर लाज आज भी नाफज हैं। इसके तहत बिल्कुल जब आपका बच्चा पैदा हो जाए तो स्टेट की हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसको हम्म, मेडिकल ट्रीटमेंट देना। ये हजरत बिल्कुल उमर ने कानून बनाया था आज से 1500 बरस पहले, जो आज बिल- पाकिस्तान में भी हम नहीं नाफज कर सके, किसी बिल्कुल मुस्लिम कंट्री में भी नाफज नहीं है, मगर यूरोपियन कंट्री ने ये हम्म, उन्होंने जस्टिस किया हमारे साथ, बदयांती नहीं हम्म, की। उन्होंने कहा जी नहीं, दीज आर दी उमर लाज। आप फौरन बिल्कुल लिखें नेट पे उमर लाज, आपको पता चल जाएगा यूरोप के कितने बिल्कुल ममालिक में उमर लाज मौजूद हैं। उनको परवाह ही बिल्कुल नहीं है, वो कहते हैं जी बच्चे हैं, रियासत की जिम्मेदारी एजुकेशन देना। आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, हमारे बिल्कुल हुक्मरान बैरूनी मुल्क दौरे पे दौरा कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है 2.5 करोड़ बच्चे कल क्या करेंगे। ढाई बिल्कुल करोड़ अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड लोग हम मुआशरे में आ जाएंगे अगले 10 साल में, और वो इस हम्म, मुआशरे के साथ क्या करेंगे आप हम्म, सोच के आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारे सर हुक्मरानों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, किरदार से ही माशरे बनते हैं, किरदार अच्छे होंगे तो माशरा भी अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल वरना इसी तरह के किरदार मिलेंगे फैज़ हमीद जैसे, और इसी तरह के मामलात होंगे मुल्क में। नाज़रीन, हमारा ये शो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए आपसे माज़रत चाहेंगे और कर्नल इनामुर रहीम साहब के थैंक्स करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को और कर्नल इनामुर रहीम को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।